अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्ट्रीट लॉयर पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनको इस टाउन का आप शेरिफ भी कह सकते हैं, इस टाउन को रन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक बड़ी अच्छी चेंजेस हैं। इनसे बात करेंगे ऑन अ वेरी पर्सनल कैंडिड लेवल। इनसे पूछेंगे कि क्या प्लान्स हैं इनके शहर के बारे में। और मेरे साथ मौजूद हैं उमर जहांगीर साहब। उमर जहांगीर साहब, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन कराएं उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, वैसे तो आपको सब जानते हैं। थैंक यू सो मच हादी, आपने मुझे मौका दिया। ऑल्दो कि हमारा ये प्लान काफ़ी अरसे का था और बड़ी मुश्किल से काबू आए हैं बड़ी आपकी मुश्किल से मसरूफियत में। बड़ी मुश्किल से हम दोनों का ये टाई अप हुआ है, लेकिन हम ग्लैड कि हो गया टाई अप। नाम मेरा आपने बता दिया जी, उमर जहांगीर मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। सिविल सर्विस का ये एक ग्रुप है जिसमें हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स अदा करते हैं और उसके बाद मिनिस्ट्रीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करते हैं। उसके अलावा बाय डिग्री मैं एक डेंटिस्ट हूँ। इंटरेस्टिंग। जी, डेंटिस्ट्री के बाद मैंने एक मास्टर्स किया हुआ है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इब्तदाई तालीम मेरी एबटाबाद से है, ताल्लुक़ मेरा KPK से है, हरीपुर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और लेकिन ज़्यादातर रिहाइश एबटाबाद या इस्लामाबाद में हुई है जी। बहुत सब लोग जानना चाहेंगे, यंगर ऑडियंस ख़ास तौर पे, कि आपकी जर्नी ऑफ एजुकेशन। आपने बता दिया हरीपुर से ताल्लुक़ है, थोड़ा एजुकेशन का बता दें सबको, किस तरह से आए, क्योंकि इतने ज़्यादा CSS एस्पिरेंट्स हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं जो एनवी करते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा उनको बता दें किस तरह से आप आए। हाँ, साथी था या बचपन से शौक़ था, कोई फैमिली में था जिसको देख के आए? अच्छा, इट वाज मिक्सचर ऑफ सब एवरीथिंग जो आपने बोला है जी। हादसाती तो खैर नहीं था, तो बड़ी तैयारी करनी पड़ी थी तो हादसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था कि बचपन से इसके बारे में इंक्लिनेशन ज़रूर थी। वाले साहब मेरे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो उनकी ख्वाहिश बड़ी होती थी कि एक आध मेरा बच्चा जो है वो सिविल सर्विस में जाए और वो इस तरह के किसी तरह एक एक्चुअल पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अपना रोल प्ले करे। मेरे दोनों भाई जी, वो बोथ आर प्रोफेशनल्स, वो दोनों मुल्क से बाहर होते हैं, तो मेरे हिस्से में ये ज़िम्मेदारी है कि मुझे कोशिश करनी ज़रूर है एक दफ़ा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने की। तो वो उस एंगल से हमने किया। फैमिली फ्रेंड्स थे, लेकिन मेरी अपनी इमीडिएट फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। आई एम द ओनली वन जो सिविल सर्विस में आया। जर्नी चेकर्ड है, थोड़ी सी ऊंच नीच है इसमें। मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो एबटाबाद में एक स्कूल है, बर्नॉल उसको कहते हैं अभी, बर्नॉल स्कूल। श्रीनगर से जब पाकिस्तान बना तो वो श्रीनगर में था पहले वो स्कूल, तो फिर वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। एक ब्रांच उसकी श्रीनगर में है और एक ब्रांच उसकी अब पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान वाली ब्रांच अब पहले मिशनरी स्कूल हुआ करता था, अब वो आर्मी के ज़ेरे कंट्रोल है। श्रीनगर में अभी भी मिशनरी स्कूल है। और श्रीनगर के इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ बर्नॉल, हॉलियन कहते हैं बर्नॉल के जो स्टूडेंट्स होते हैं। और मीर वाइज उमर फारूक जो हैं वो ही इज़ ऑल्सो अ हॉलियन फ्रॉम बट श्रीनगर। और हमारी तरफ भी काफ़ी मशहूर शख्सियात हैं जी बर्नॉल से। तो वो बस एक स्कूल की इंक्लिनेशन ज़्यादातर मिलिट्री की तरफ है। तो हमारी क्लास में, मेरी अपनी क्लास में तकरीबन 26 लोग थे क्लास फेलोज़ मेरे, जो भी फ़ौज में सब कर्नल लेवल पे हैं। ये कर्नल उसके इक्वलेंट है। तो वो सब का इंक्लिनेशन उधर होता था, हमें ISSB भी नहीं देना पड़ता था। अच्छा, जिसने FSC की बर्नॉल से सीधा जाके क्यों ISSB चले जाता था। क्यों नहीं था? ISSB का एक प्री सिलेक्शन एक एग्ज़ाम होता है, जो जनरली सारे लोग देते हैं। बर्नॉल और कैडेट कॉलेजेस नहीं देते उस वक्त नहीं देते। अब आई डोंट नो कि पॉलिसी शायद चेंज ना होगी। कैडेट कॉलेजेस MCJ, मिलिट्री कॉलेज जेलम और बर्नॉल, ये एग्जाम्प्टेड थे फ्रॉम दैट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो आप डायरेक्ट चले जाते थे ISSB के लिए। तो FSC के बाद पूरी क्लास ही वैगन में भर के वो भेज देते थे। कोहाट ISSB होता था वहाँ पे, मैं भी गया उस ISSB के लिए। तो ये हमारा एक जनरल ट्रेंड होता था। सिविल सर्विस में फिर जब आने का हुआ तो मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। वाले साहब भी डॉक्टर थे, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, तो वो हम मेडिकल जस्ट वो बिल्कुल नेचुरल आती है आपके जिस तरह, तो नंबर भी अच्छे आ गए FSC में। तो मेरा यू मेडिकल कॉलेज एक है एबटाबाद में जी, उसमें एडमिशन हो गया डेंटल स्कूल में। तो मुझसे इंटरव्यू करने वालों ने पूछा कि वो वाले साहब के कोलीग्स ही थे, तो उन्होंने कहा कि किधर जाओगे, तो मैंने कहा जी मैं डेंटिस्ट्री में जाऊँगा। तो उस दिन इंटरव्यू वाले दिन मैं आई वॉज द ओनली वन जिसने ऑप्शन दी थी डेंटिस्ट्री में जाने की। तो उन्होंने कहा जी पहले तो ठहरो 2 मिनट, मिठाई मंगाओ। मुझे मिठाई उन्होंने दी। उन्होंने कहा यार क्यों जाओगे डेंटिस्ट्री में ना
MBBS में तुम्हारा नंबर आ रहा है। हाँ, तो मैंने कहा जी मैं जल्दी से जल्दी डिग्री लेके फारग होना चाहता हूँ। मेरे और मकासद है ज़िंदगी में। हाँ। तो उस वक्त 4 साल की डिग्री थी, डॉक्टरी का नाम भी लग जाना आपको था। उस वक्त ये विजन था कि मैंने जी उसी वक्त मैंने मेरे जहन में प्लानिंग थी कि मैंने एक दफ़ा अटैम्प्ट ज़रूर करना है, और प्रॉबली मैं शायद डेंटिस्ट्री में उतना या मेडिकल फील्ड में उतना एक्सेल नहीं कर सकूंगा जितना मेरे वाले शायद एक्सपेक्ट करते हैं, या मेरा भाई जिस तरह स्पेशलाइज कर गया तो वो एक्सपेक्ट करते हैं। और इस मेडिकल में जो कि मैंने अपने घर में देखा हुआ था कि वो आप पहले मेरे ग्रेजुएट करते हैं, फिर आप स्पेशलाइजेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन जब हो जाती है 5 साल 6 साल बाद, उसके बाद लाइफ लॉन्ग आप कोर्सेज कर रहे हैं। मतलब माई एल्डर ब्रदर मुझसे 5 साल वो बड़ा है जी, और उसने अभी 4 महीने पहले आखिरी स्पेशलाइजेशन की। जी, तो पहले उसने एक स्पेशलाइजेशन की, फिर MCPS किया, MCPS के बाद सुपर स्पेशलिटी किया, तो अब वो जाके करते करते पूरी ह्यूमन बॉडी में से अब वो डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट बन गया। तो ये देखा गया, तो ऐसे तो जैसे बड़े होते जा रहे हैं स्पेशलाइजेशन छोटी होती जा रही है। तो वो एक फैक्टर ये भी था कि सारी उम्र फिर पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और आपको कम्पिटिटिव रहना पड़ता है, आपको पूरा टाइम अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। तो वो शायद मैं उससे भागा। तो मैंने जैसे ही मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया तो मैंने साथ ही तैयारी शुरू कर दी सिविल सर्विस की, इन अ वे कि मैंने अपने जहन में एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिए और उन पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मीनवाइल अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स के पेपर्स दे दिए। अच्छा। और मैंने वो भी डिग्री हासिल कर ली। तो इरादा उस वक्त ये था कि अब शायद ग्रेजुएट भी ना करें और पहले ही CSS के पेपर दे के निकल जाएँ यहाँ से। लेकिन मेरी मेडिकल स्कूल में भी मैंने अपना फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो था उसमें टॉप कर लिया। यूनिवर्सिटी मेरी सेकंड पोजीशन आ गई। वो थोड़ी देर के लिए एहसास हुआ कि यार मैं तो डॉक्टर भी ठीक बन सकता हूँ। मैं अपने आप को ऐसे ही कमा समझ रहा था। काम ठीक हो सकता है ये भी। अब वो भी लालच हो गया कि डॉक्टरी भी पूरी कर ली जाए। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैं अपने जहन में ये बिल्कुल सेट था कि मैंने CSS का एग्ज़ाम देना ज़रूर है और अच्छी तरह से देना। सही। और फिर जब मैंने उसी ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर एक दफ़ा एक अटैम्प्ट दे भी दी, और मेरे नंबर भी ठीक आ गए उस अटैम्प्ट में, लेकिन मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, और बहुत बुरी तरह फ़ेल हो गया। अच्छा। वो हमारा एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश एसे। ओके। इंग्लिश एसे में मेरे 100 में से 9 नंबर आए जी। अब मुझे आज तक नहीं पता कि एग्जामिनर ने वो 9 भी कैसे लिए और जो बाकी 90 काटे वो कैसे काटे। ये एक मेरे लिए मुहिमा है, और ये आज तक मेरा ख्याल है हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन यस, वो हुआ, मुझे भी समझ ना आई। मैं भी समझता था मेरी अंग्रेज़ी काफ़ी ठीक है, लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है। ठीक है। 9 नंबर सुन के अपने कॉन्फिडेंस भी शैटर हुआ थोड़ा सा, कि जिन सब्जेक्ट्स का मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पास ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट था, फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट था, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, उनमें मेरे नंबर ठीक आ गए। और जो काम मेरा ख्याल था कि मुझे आता है उसमें 9 जी, कम भी क्या 9 पता नहीं, शायद उन्होंने 9 नंबर इसलिए दे दिए कि सफ़े काफ़ी सारे लिख दिए। खैर, वो कहते हैं वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा से स्ट्रेटेजाइज किया कि अब कैसे आगे लेके बढ़ा जाए इस मामले को। मीनवाइल मेरी ग्रेजुएशन हो गई मेडिकल की, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे एक्सेल किया। हमारे जो मेडिकल स्कूल में ऐसे होता है जी कि हर सब्जेक्ट का एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है। ओके। उसमें आप यूनिवर्सिटी में कम्पीट करते हैं फॉर टॉप मार्क्स एंड सेकंड मार्क्स। तो हमारी, क्योंकि खैबर मेडिकल कॉलेज के साथ हम लिखते हैं खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पेशावर यूनिवर्सिटी में। पेशावर यूनिवर्सिटी में उस वक्त 2 ही डेंटल कॉलेज हुआ करते थे, खैबर और अयूब मेडिकल कॉलेज। तो उसमें मेरे 12 गोल्ड मेडल्स आए। अच्छा। जब मैंने ग्रेजुएट किया, माशाल्लाह, व्हिच वाज क्वाइट गुड, बड़ा डिसेंट नंबर था। 12 गोल्ड मेडल जब आपने पहने होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो हमारा 6 गोल्ड मेडल वगैरह आ गए। और वालदैन का नेचुरल टिल्ट था कि यार ये तो बच्चा हमारा तो स्टार चाइल्ड हो गया, 12 गोल्ड मेडल भी ले आया लड़का, और ये स्पेशलाइजेशन करे। हाउस जॉब के दौरान मैंने CSS का एग्ज़ाम दोबारा दिया जी। अच्छा, CSS के एग्ज़ाम में एक अनफॉर्चुनेटली एक साइकिल ऐसा है कि पहले आप एग्ज़ाम देते हैं, रिज़ल्ट का वेट करते हैं, रिटर्न का रिज़ल्ट आने में रफली उस वक्त 6 महीने लग जाया करते थे, 5 से 6 महीने। रिटर्न का रिज़ल्ट आता है, फिर इंटरव्यू की कॉल आती है, फिर इंटरव्यू होते हैं, तो वो पूरे 1 साल का प्रोसेस बन जाता है। और आप पूरे 1 साल बाद कहीं जाके एकेडमी में जाते हैं अपने एग्ज़ाम देने के बाद। हमें कुछ इससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया एग्ज़ाम के बाद एकेडमी जाने में। मई 2006 में हमने एग्ज़ाम दिया जी, और हमने एकेडमी ज्वाइन की जनवरी 2008 में। ओके। तो रफली 1.5 साल का पीरियड हमने प्रोसेस में गुजार दिया, जिसमें एग्ज़ाम देने, रिज़ल्ट आने, इंटरव्यू होना, फाइनल रिज़ल्ट आना और एकेडमी जाने का।
अभी बड़ा टाइम होता है जिसमें आप बैठ नहीं बिल्कुल सकते, बिल्कुल उस एज में, इंतजार नहीं कर उस सकते स्टेज ऑफ योर लाइफ में तो आप। हाँ, और ये रिस्क भी नहीं ले सकते कि यार लास्ट स्टेज पे फेल हो गए फिर क्या क्या होगा। करेंगे, हाँ 1.5 साल भी ज़ाया हो जाएगा। किश्तियाँ जला के किश्तियाँ जलाना भी एक अच्छा इसमें मेटाफर है, लेकिन मैं इतना रेडिकल हूँ नहीं, उस वक्त नहीं बचलता। बंदा इतना रिस्क लेना चाहता नहीं है। हाँ तो मैंने ये किया कि जब मेरा CSS का एग्ज़ाम दिया तो मीनवाइल मैंने एक हमारा एग्ज़ाम होता था उस ज़माने में, IQE कहते हैं उसको, डेंटिस्ट्री का एग्ज़ाम है बरतानिया के रजिस्ट्रेशन जिसमें प्लैब होता है। ओके तो उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी, और उसके लिए मेरा चूँकि बड़ा भाई ऑलरेडी बरतानिया में था तो मैं बरतानिया चला गया उसके पास उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वहीं पे लोगों के साथ मिलना। हाँ उस एग्ज़ाम में बहुत सारा क्लिनिकल एस्पेक्ट भी होता है कि Okay. आप लोगों से डेंटिस्ट के साथ बैठ के काम करना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, फिर थियोरेटिकल नॉलेज होता है, किताबें लेके भाई इंग्लैंड पहुँच के ठीक है। कि भाई आप मंजिल एंड बरतानिया। हाउ ओल्ड वर यू? दिस वाज आई वाज 25 आई थिंक, ओके 25 26। अच्छा तो वो चले गए जी। इसमें मैंने पूरे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जो 4 की बजाय 5 साल में हुई। फिर 1 साल वो लग गया हाउस जॉब में। फिर उसके बाद CSS का एग्ज़ाम हुआ और मैं लेट्स से जून जुलाई समथिंग अराउंड दैट पीरियड बरतानिया चला गया, और उसी दौरान मेरा CSS का रिज़ल्ट आ गया। आई वाज इन इंग्लैंड जब मेरा CSS का रिज़ल्ट आ गया। अच्छा और उसकी भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि वो रिज़ल्ट से पहले आपके डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं। अच्छा तो मैं एक दिन ऐसे ही घर फ़ोन किया, एबटाबाद में हम लोग रहते थे, तो वो 20-25 दिन बाद घर फ़ोन करना कि पता कर लें घर में सब खैरियत है। तो फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी कि कोई लेटर आया हुआ है। ओए घर में हमारी मासी हम उनको कहते हैं, उन्होंने हमें पाला है, वो हमारे घर ही हमारे साथ रहती हैं। सही। तो उन्होंने कहा कि जी आपका लेटर कोई आया है। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि यार जा लेटर देख। पढ़ो जरा। उसने लेटर खोला, लेटर में वो डॉक्यूमेंट्स FPSC की तरफ से लेटर था कि जी अपनी डिग्री जमा कराएं। ओए और कैलस में इतना था कि मेरे पास डिग्री थी ही नहीं। ओए था मैं इंग्लैंड, और जो डेडलाइन थी वो हफ्ते बाद थी ओए डिग्री जमा कराने की। फिर मैंने उसी दोस्त की मिन्नत की मैंने कहा दोस्त गाड़ी पकड़ पेशावर जा। हाँ एक दोस्त की पेशावर में मिन्नत की कि दोस्त ओए यार इसको डिग्री यूनिवर्सिटी जा। हाँ अगर आप KP के कल्चर से ज़रा हो तो हज़ारा जो है वो थोड़ा सा इतना कंफर्टेबल नहीं होता पेशावर के साथ। मैंने इस पे फर्दर ऑन टच करना है ट्रांजिशन सदर्न पंजाब और KP के कहाँ ज़मीन आसमान का, ये मैं उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो है ये वाली ट्रांजिशन के आपका दोस्त हम लोग जो पेशावर है ना थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। लैंग्वेज बैरियर है, अच्छा कल्चरल बैरियर है। हज़ारा वालों के साथ, हज़ारा वाले जो है हज़ारा वाले पेशावर वालों के साथ, पेशावर थोड़े से इट्स जस्ट इन द हेड बेसिकली। ठीक है। और उससे थोड़ा ज़्यादा था, अब बड़ा कम हो गया वैसे। अब क्योंकि हमारे इलाकों में भी काफ़ी पश्तों के काफ़ी प्रेवलेंस हो गई है। तो खैर वो गया उधर, उस बेचारे का हमने कराया, बड़ी मुश्किल से 2 दिन में डिग्री निकलवाई। उनकी भी मिलते हैं, इसकी भी मिलते हैं, सरकार का निज़ाम आपको पता ही है। बिल्कुल। तो वो देखते रहना कैमरे को यार, ये सर्व कर दो ना प्लीज़। हाँ डिग्री हमने जी जमा करा दी, ठीक है। फाइनली डिग्री हो गई। अब जब डिग्री का लेटर आया तो शक भी हो गया कि अब तो पास ही हो गया। हाँ ये तो, और ऐसे उम्मीद थी किरण जाग गई। बिल्कुल जी, उम्मीद किरण जाग गई। और उसके बाद वो डेंटिस्ट्री का काम अजीब भोंडा सा लगने लग गया। हाँ कि काम मैं अब होता है ऐसे कि आप वहाँ जब जाते हैं तो आप एज ए डेंटिस्ट काम नहीं करते हैं, होते आप डेंटिस्ट हैं। यस, लेकिन वहाँ पे एज ए आप हेल्पर काम करते हैं, सॉर्ट ऑफ एन इंटर्न। नो नॉट एन इंटर्न। इंटर्न बड़ी सुपीरियर चीज़ है, इंटर्न से भी कम। अच्छा, आप उधर हेल्पर के तौर पे काम करते हैं एक डेंटिस्ट के साथ। उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग आप कह लें। यस, अच्छा तो आप असिस्ट कर रहे होते हैं डेंटिस्ट। और वो पाकिस्तान वाली ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं है, वो इंग्लैंड वाली ट्रेनिंग है। तो कोई नखरे नुखरे नहीं है, नहीं काम करो, सवाल ही इंसान के बच्चों की तरह। और वो आपको मतलब बेसिकली मटेरियल्स मिक्स कर रहे हैं उसके साथ खड़े हुए हैं, ये वो और बुरा लगने लग जाए। ऑल ग्लव्स ऑफ, मतलब आप यू कांट टच द पेशेंट, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम द पेशेंट। अच्छा, और आप उसको सिर्फ असिस्ट करते हैं। ठीक है। वो कहता है जी ये चीज़ उठा के दे दो, या इस तरह कर दो, वो उधर रख दो, उधर। थोड़ा डिग्रेडिंग फील होता है, हम पाकिस्तानियों को तो होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एज वेल। वो ज़रूरी था, उसको पता नहीं अभी क्या सिस्टम है, लेकिन नॉट एवरीवन गेट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द CSS देन कि आपकी डिग्री थे। अब वो हो गया, मतलब कदम लगे कि यार अब तो मंजिल और भी हो सकती है। अब इंतज़ार शिद्दत से कि जी क्या पता पास ही ना हो जाऊँ। उधर भी दिल लगना कम हो गया, पढ़ाई भी बंद कर दी, लोगों से मिलना मिलाना भी कम कर दिया। इंग्लैंड सैर सपाटा शुरू कर दिया। जो दोस्त यार थे चल भाई नॉटिंगहम चले आज पैसे भी नहीं होते थे भाई के लोड पे, यश भाई से यार थोड़े से देना पाउंड दे इस तरह की। खैर वो करने शुरू कर दिया और एग्ज़ाम पास हो गया। वो भी एक बड़ी वो मैं आपको आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। नहीं ऑब्वियसली उसमें आप यू कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस इट। जिसको होता है उसी को वही फील करता है कि आप अचानक आप बड़े अकम्पलिश्ड फील करते हैं उस टाइम एग्ज़ाम पास होने के बाद। फिर वापस आ गए जी, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी।
लोगों से मिलना मिलाना, पता करना कि भाई कैसे क्या करना, होता है ये इंटरव्यू करना interview क्या है, में? बोलना क्या है, वो किया। इंटरव्यू में लकीली मेरे बड़े अच्छे नंबर आ गए। अच्छा, इनफैक्ट हमारा एक और बैचमेट था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो उसका इंतकाल हो गया। वो और मैं और एक और हमारा बैच था अब्बास मरवत, हम 3 बैचमेट्स के बहुत अच्छे नंबर आ गए। और इनफैक्ट वी वर ऑन द टॉप, आई थिंक आई वाज नंबर 3 अच्छा। या नंबर 2 ऑन इन इंटरव्यू लिस्ट, नॉट इज इन द द इंटरव्यू वेरी टफ? बहुत ट्रिकी होता है साइकोलॉजिकल तौर पे कहते हैं। इंटरव्यू। टफ इज नॉट द वर्ड फॉर इट, Okay. टफ नहीं होता Okay. वो, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, सो प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर होता है उसमें। वो आपको तंग नहीं करते हैं, दे मेक यू वेरी कंफर्टेबल, आपको बिठाते हैं, आपको बड़ा नॉर्मलाइज करते हैं पहले सूरत हाल से। लेकिन वो नॉर्मलाइज वो अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। ओके। अब इमेजिन करें ना, आपके सामने एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बैठे हैं, 2 फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, एक आईजी साहब बैठे हैं, तो आप कितने ही नॉर्मलाइज हो सकते हैं उस सूरत हाल। और वो कितने इंटरव्यू ले चुके हैं? आपका तो पहला है। आपका तो एक ही जा है रहे हैं ना। नहीं, आपकी देखें, एक दिस इज वन शॉट टू वन ग्लोरी, शॉट। वन शॉट टू ग्लोरी है। यस। वो आपके 20 से 25 मिनट हैं जिसमें आपने इनको इम्प्रेस करना है या इन्होंने आपको डिप्रेस करना है। ठीक। और उसमें आपके ऊपर ये प्रेशर भी है। उनका स्टेक इतना नहीं है सारे इस 25 मिनट में, आपका स्टेक इतना ज़्यादा है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो सकती है। अगर आप इफ़ यू मेक दैट इंटरव्यू, तो यू बिकम समबडी। If you don't make that interview, you go back to the somebody that you already were. तो वो भी प्रेशर होता है आपके जहन के ऊपर, पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो उस वजह से इंटरव्यू में एक डिफरेंट लेवल की इंटेंसिटी आ जाती है, स्ट्रेसफुल। वो इंटरव्यू दिया जी, इंटरव्यू में हमने बड़ा सा स्कोर कर लिया, तो बस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए। और उसके बाद चल सो चल है। वो आपका दोस्त कहाँ है जो आपकी डिग्री लेने गया था? अब भी आपका दोस्त है वो? उसको जब भी मिलता हूँ उसका माथा चूमता हूँ। उसकी वजह से ऐसे दोस्त अनमोल, बिल्कुल दोस्त ऐसे देखें। अच्छे और दोस्त। ये मैं आपको बताऊं कि अगेन बड़ा मुश्किल काम था, मोटरवे नहीं थी पेशावर जाने के लिए। नहीं कोई 4 घंटे का आजकल सफर। तो कोई नहीं इतनी पेन लेता किसी के लिए। आजकल कोई की दोस्त तो क्या यार जाइए ना जरा, हो गया, मैं पागल हूँ। नहीं, वो कहते हैं यार तू खुद बैठा उधर इधर, हाँ, तू मजे कर रहा है, भेज रहा है पेशावर, मुझे तो पेशावर भेज रहा है। तो वो उसने, लेकिन ही रियली हेल्प मी आउट ऑन दैट वन। और दोस्ती है ही है जी, कि मतलब लोगों के काम आए लोग। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये बताएं कि फिर आपकी होनी शुरू होगी डेपुटेशन ना, डिफरेंट सर्विसेज आनी शुरू होगी। कहाँ से आप शुरू किया आपने? पहले तो एकेडमी होती है जी फॉर ऑल एस्पायरेंट्स। एकेडमी में 2 फेजेस होते हैं। एक फेज़ होता है कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं उसको। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारे सर्विस ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं। ऑल एंड ऑल 10 सर्विस ग्रुप जो भी है, 10 या 11 सर्विस ग्रुप्स हैं अभी 11, तो वो सारे इकट्ठे होते हैं। हर जितने लोग पास होते हैं वो होते हैं। ठीक है। सीएसएस का पास रेशो बहुत कम है। इस साल मेरा ख्याल है 1.86% था, जो मैं बीसीएसएस की रिपोर्ट देख रहा था, लेकिन लेस देन 2%। तो आप इमेजिन कर लें कि लेट्स से 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं। मैं कह रहा था हाउ डज दैट ट्रांसलेट इनटू नंबर्स? किस तरह? 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 180-190 लोग एकेडमी में आ रहे हैं। पंजाब में और टफ होता है क्योंकि सीट्स कम है, लोग ज़्यादा हैं। पंजाब में पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा है, सीट्स इतनी होती नहीं है। बहुत सारे लोग बेचारे जो एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाई करके मेरिट पे नहीं आते हैं। उन बेचारों को फिर रीअपीयर होना पड़ता है अगर वो अपने आप को एलोकेट करवाना चाहते हैं किसी भी सर्विस में। ठीक है। बलूचिस्तान थोड़ा सा लकी है इस मामले में, जितने लोग पास होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर थोड़ा सा लकी है। फिर फाटा होता था किसी ज़माने में, फाटा बड़ा कम्पिटिटिव होता था। ठीक है। फाटा के लोग बड़े जाते थे। सिंध अर्बन, सिंध रूरल। अब किसी ज़माने में सिंध अर्बन बड़ा कम्पिटिटिव होता था, अब सिंध रूरल बड़ा कम्पिटिटिव है। सिंध अर्बन थोड़ा सा उतना कम्पिटिटिव नहीं रहा। ठीक है। लेकिन देन अगेन ये चेंज होता है, लेकिन अगेन ये सारा बड़ा कम्पिटिटिव है। पंजाब बीइंग द मोस्ट कम्पिटिटिव। पंजाब से ज़्यादा लोग होते हैं और वो सिलेक्ट नहीं होते, जो भी रह जाते हैं। तो मैं केपी से था चूँकि, तो हम लोग आगे जी एकेडमी में। एकेडमी का एक अपना एनवायरनमेंट है, अपना लाइफस्टाइल है, जो अब सुना है काफ़ी इम्प्रूव हो गया। वो मैं काफ़ी से गया नहीं हूँ, लेकिन हमारे ज़माने में शेयर्ड अकोमोडेशन होती थी। कम्युनिटी बाथरूम होता था एंड ऑफ द हॉल पे। लोग पता नहीं समझते हैं कि वहाँ क्या याशियाँ कर रहे होते हैं, वो याशी मैशी कोई नहीं कर रहे होते। और एयर कंडीशनर अलाउड नहीं था उस वक्त कमरे में। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल भी। लाहौर की गर्मी अच्छी गर्मी होती है। तो ये मैं अपनी टमाने की बात करूँ, अगेन प्लीज। दिस इज 2000
7 जनवरी 2008 2008 हम एकेडमी गए, तो वहाँ के मैं आपको सूरत हाल सुना रहा ठीक है। हूँ। और वो इस कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस ये है कि सारे जो सर्विस ग्रुप्स हैं ये आपस में ज़रा एक दफ़ा मिंगल अप कर जाएं, सब एक दूसरे को मिलना जेलन हो जाए जरा आपस में। ज़रा जेलन हो जाए, एक दूसरे को पहचान लें, कर लें। हमारे ज़माने में 10 महीने की थी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब ये रिड्यूस हो गई है, अब मेरा ख्याल है 3.5 से 4 महीने की हो गई है। जब आप कॉमन ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, अपने उसके इवेंट्स होते हैं, उस पर कभी हम डिटेल में बात दोबारा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप चले जाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में। Okay. वो हर सर्विस ग्रुप की फिर इंडिपेंडेंट अकेडमीज़ हैं। ठीक है। पीएस की लाहौर में है, पुलिस की इस्लामाबाद में है, इंफॉर्मेशन की इस्लामाबाद में है, कॉमर्स एंड ट्रेड की इस्लामाबाद में है, कस्टम वालों की कराची में है। ठीक है। इस तरह मतलब इनकम टैक्स की इस्लाम लाहौर में है। तो इस तरह हर सर्विस ग्रुप की अपनी एक स्पेशलाइज्ड अकेडमी है जिसमें वो फिर चले जाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ से फिर निकल के वो अपनी अपनी नौकरी में चले जाते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया ना कि वहाँ पे इतनी याशी नहीं होती, और आपके ज़माने में एसी और शेड वाला वो नहीं था, थैंक यू। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि एकेडमी में ऐसा क्या सिखाया जाता है अफसरान को कि उनका जो रवैया बदल जाता है। ये जो अफसर शाही वाला निज़ाम है, ये जो एक आवाम से अपने आप को अबव समझने वाला जो अंग्रेज़ दौर वाला अफसर था, वो वाला कुछ अभी भी कुछ जगहों पर पाया जाता है, और उस वजह से आवाम को ऐसा लगता है कि दे नॉट ट्रीटेड वेरी नाइसली इन दीज ऑफिसेस। थैंक यू आदि फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। अच्छा देखें, एकेडमी में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता, प्लीज़, ये मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ। एकेडमी में सारे, जैसा मैंने आपको अपनी स्टोरी सुना दी आपने तो बड़ी वो कंडीशन सुनाई है जब मैं नहीं, वैसे मैं आपको जो स्टोरी मैंने अपनी स्टूडेंट जर्नी सुनाई है ना, मेरी स्टोरी से रिलेट करने वाले आपके 80% व्यूअर्स होंगे। अच्छा, सबकी स्टोरी ऐसी ही होगी। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि कोई उसमें से सीएसएस में पास हो गया, कोई नहीं हुआ, ठीक है। अब दो बातें अक्सर क्रिटिसिज्म लोग करते हैं सिविल सर्विस का, एक आपने कर दिया कि पता नहीं कैसे सिखा देते हैं एकेडमी में, और दूसरा ये है जी कि ये एक इम्तिहान दे के हमारे हाकिम बन जाते हैं। अब ये मैं पता नहीं अब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन देखें, नंबर 1 हाकिम नहीं बनते हैं, नंबर 2 अपने आप को कुछ समझने नहीं लग जाते। दोनों की अंडरस्टैंडिंग का प्लेन ज़रा फ़र्क होता है। जो बंदा आपके पास आया होता है अपना काम लेके, थैंक यू जी फॉर ब्रिंगिंग दिस थिंग अप। ये दो क्रिटिसिज्म हैं जो सिविल सर्वेंट्स पे लोग अक्सर करते हैं। एक ये करते हैं जी कि पता नहीं अकेडमी में क्या सिखा देते हैं, दूसरा ये कि आप जो क्या था वैसे दूसरा, मैं भूल गया। दूसरा था कि वो आवाम के साथ फिर उनका रवैया नहीं, वो तो उसमें आ गया ना, अकेडमी में कर देते हैं और आवाम के साथ रवैया, और बहुत कोई याशी होती है ऐसी वहाँ की, उनका याशी तो कोई नहीं रहता है। वो तो मैंने आपको सुना दिया, आपने बता दिया। अब देखिए, जब आपके पास कोई बंदा हमारे दफ्तर में आता है ना जी, वो एक डिफरेंट किस्म की एक्सपेक्टेशन लेके आता है। अब उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनको जनरली नहीं पता होता कि मैं इसे कैसे मांगूं, क्या मांगूं, ये मुझे दे क्या सकता है, ठीक है। उसको तो मैं या मेरी तरह का कोई भी सिविल सर्वेंट समझाने को तैयार है। उसको शायद हमारे रवैये पे शिकायत भी नहीं होगी। मेरे रवैये पे शिकायत किसको होती है? शिकायत होती है उस इंटरेस्ट ग्रुप को, जिसको पता होता है कि ये दफ्तर मुझे वो नहीं दे सकता जो मैं मांग रहा हूँ, मैं ग्रुप प्रेशराइज करना चाहता है, लेकिन वो मुझे प्रेशराइज करना चाहेगा। वो इंटरेस्ट ग्रुप हर तरह के शोबे में मौजूद हैं, आपके शोबे में बहुत ज़्यादा मौजूद है लेकिन हमारे हर शोबे में मौजूद है, बिल्कुल ऐसे फेयर इनफ। तो वो और ये वो यही वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर ये वॉइस करते हैं। मैं आपको बड़ा वसूख से कह सकता हूँ कि कोई भी सिविल सर्वेंट जान के इस तरह का बिहेवियर नहीं रखता कि वो लोगों को तंग करे। अगेन, सारे लोग वही हैं जो मेरी और आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं, खाली फ़र्क आ जाता है कि एग्ज़ाम पास हुआ, किसी का नहीं हुआ। बिल्कुल, वो एग्ज़ाम पास होकर वो टेबल किस तरफ आ जाता है, एग्ज़ाम पास नहीं होता टेबल किस तरफ चला गया। लोग वही हैं, उनका कॉम्पिटेंस लेवल भी वही होता है, सब कुछ वही होता है। लेकिन ये सरकार का निज़ाम है, सरकार का निज़ाम है। सरकार के निज़ाम में कुछ लोगों ने कुछ काम करने हैं जी। इसी तरह है जिस तरह कोई कल ये क्लेम करना शुरू कर दे कि यार ये मेरे साथ FA में पढ़ता था, आज ये जनरल बन गया तो मुझे लिफ्ट नहीं कराता, या इसलिए हो गया। लेकिन सरकार का निज़ाम है, चलना है। उस बंदे ने उस अपनी लाइन पकड़ी है जिसमें वो चल पड़ा है। अब सरकार के निज़ाम को कंप्लीट करने के लिए सिविल सर्विस जो है वो बहुत एक कलीदी किरदार अदा करती है जी, सर्विस डिलीवरी में। हर शोबे के पास, हर डिपार्टमेंट के पास एक ख़ास मैंडेट है जो उसने एक्शन करना है। सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट ये है, अंग्रेज़ के ज़माने से है और अभी तक ये है कि उन लोगों को आप उठाएं, एक
इंतहाई कंपेटिटिव सिस्टम्स है, ठीक। मेरिट बेस्ड सिस्टम्स। आप सिविल सर्विस पे जो मर्जी तनकीद कर लें, उनके Merit पे नहीं कर रवैये सकते। पे कर लें, उनकी कॉम्पिटेंस पे कर लें, उनके किसी भी चीज़ पे तनकीद कर लें, मेरिट की सिलेक्शन पे नहीं तनकीद कर सकते। बेशक। और ये उसके हार्डेस्ट जो हैं क्रिटिक्स हैं, जो हर वक्त इनका मतलब ज़िंदगी का रोज़ी रोटी तनकीद करना है सिविल सर्विस के ऊपर, इस एक पॉइंट पे वो भी तनकीद नहीं कर सकते। ठीक है। सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है और इतना मेरिट बेस्ड है। बिल्कुल सही। तो एटलीस्ट उनकी सिलेक्शन मेरिट पे है। अब आपके पास एक रॉ मटेरियल आ गया, एक हाईली कंपेटिटिव मेरिट सिस्टम से सिलेक्ट होके। ठीक है। अब अगेन हालात ने उसको ट्रांसफॉर्म करना है, सिस्टम ने उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये कंटिन्यूस जर्नी है जो उसने चलती रहनी है, ठीक है। जिसमें उसने रिफॉर्म होते रहना है बंदे ने और उस खातून ने, जो भी उसमें सेलेक्ट होके आएगा। कोई अच्छा हो जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा, लेकिन वो उस एक मिनिमम बेंचमार्क से फिर भी ऊपर होगा अपनी बिल्कुल सही है। बेंचमार्किंग कॉम्पिटेंस की बेंचमार्किंग में। कोई थोड़ा ज़्यादा एक्सेल कर जाएगा, किसी में पर्सनल कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसी में थोड़ी सी कम होगी, किसी में डिज़ायर टू लर्न मोर होगी, वो डिग्रियाँ हासिल करेगा, मुश्किल पोस्टिंग्स काटेगा और सीख जाएगा। तो मतलब ये एक छोटे सी शेड्स बन जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो करियर में प्रोग्रेस करेंगे। ये हरगिज़ नहीं होगा कि इस अपनी सारी जर्नी में वो अपना इनिशियल जो उसका बेसिक काम है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी उसको भूल जाए। अच्छा बुरा दिन हर बंदे पे आता है जी, कोई रोबोट नहीं है। किसी दिन मेरा भी तबीयत ख़राब हो सकती है, मूड ख़राब हो सकता है। किसी दिन जो बंदा मेरे पास आया उसका भी मूड ख़राब हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है। वो ह्यूमन एरर या वो पोटेंशियल तो है ना। आप उस ह्यूमन एरर को या उस ह्यूमन जो एलिमेंट है उसको प्लीज़ फैक्टर इन करें। कोई हर बंदा मतलब हर वक्त गुस्से में नहीं होता, हर बंदा हर वक्त चाह भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। तो उसके दोनों शेड्स आपने देखने होते हैं। और जो हमारी पोजीशंस में बंदा बैठा होता है उसको एक और भी एलिमेंट होता है कि ये बंदा जो है ये मुझसे वो चीज़ मांग रहा है जो उसको पता है कि मैं नहीं दे सकता, और ये बिल्कुल 2 नंबर किस्म का काम है या गलत काम है, और ये फिर भी प्रेस करी जा रहा है उसके लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसी से मेरा निकलता है, और वो ये है कि मैंने आपसे पूछना था, आई नो कि आपकी नेचर ऑफ द जॉब जो है वो आपको अलाउ नहीं करती पॉलिटिकल कमेंट करना ऑब्वियसली, मगर आपने जिक्र किया ना कि वकला बरादरी में। मैं वापस जाता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मुझे किस्सा याद आ गया जी। रवैये भाई आपके। मैं जब नया नया आया ना जी, तो मेरे पास कुछ लोग एक दरख्वास्त लेके आए, ठीक है, आपकी बरादरी के लोग, वो एक ख़ास इवेंट के लिए। ठीक है। वो दरख्वास्त आई मेरे पास, मैंने वो दरख्वास्त रिसीव की। वो थी कि नवा शहर चौक में वो इवेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा जी नहीं, आप मेरे पे मेहरबानी करें, आप इसको एक पार्क में शिफ्ट करें। He was very kind enough, उन्होंने कहा जी ठीक है हम पार्क में शिफ्ट कर देते हैं। वो उसी की जो दूसरी टीम आई जी, अब वो आगे जी के वापस शिफ्ट करें। मैं कहा जी आपने खुद ही दरखास्त दी हुई है एक जगह की, आप काइंडली अपनी दरखास्त अमेंड कर दें। बट दे केप्ट ऑन पेस्टरिंग, उस पर बार 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 बार। मैंने उनसे फिर कहा, मैं कहा जी मेरी माजरत है, आप तशरीफ़ ले जाएं, जो पहले साहब आए थे उन्हीं को लेके आए और उनसे कहा अपनी दरखास्त अमेंड कर दें।